अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि बेटा हमने पिछले लेक्चर में देखा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में आपने क्या पढ़ा? उसमें आपने देखा कि चाहे आपके पास रेडिएशंस हों या चाहे आपके पास मैटर हो, दोनों के ड्यूअल नेचर है। लाइट की भी ड्यूअल नेचर है, यानी रेडिएशंस की भी ड्यूअल नेचर है, उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और उनकी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसी तरह से आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की आपके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री देखा कि अगर आप रेडिएशंस या मैटर की कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन चाहते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको उनके दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, दोनों एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, यानी कि जो वेव लाइक एस्पेक्ट है उसको भी और जो आपके पास पार्टिकल लाइक एस्पेक्ट है उसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको पता है एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ होता है फॉर रिजॉल्विंग एंड मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, उनको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है कि इससे जो आपको इमेज मिलता है उसकी रिजॉल्विंग पावर भी बहुत ज़्यादा होगी, नंबर 1, और नंबर 2 आपके पास ये है कि मैग्नीफिकेशन भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो आप आम लेंस वाली माइक्रोस्कोप लैब में, बायोलॉजी लैब में आपने देखा, फिज़िक्स केमिस्ट्री लैब में आपने देखी होगी, तो वो जो आप लेंस वाली माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप उसको हम कहते हैं, उसकी रिजॉल्विंग पावर से इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। इससे जो आपको इमेज नज़र आएगा वो ज़्यादा क्लियर भी होगा, वो ज़्यादा बड़ा भी होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके इमेज आपको ऑर्डिनरी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उससे नज़र नहीं आते, उनके इमेज भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। फिर उसके हमने पार्ट्स देखे, उसके 5 पार्ट्स थे, उसके बाद उनके जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए, तो आई थिंक वो आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से जो बेसिकली क्वांटम फिज़िक्स है वो एक यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो अब दो तरह की आप जब मैकेनिक्स देखते हैं तो दो तरह की आप फिज़िक्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जिनका मास ज़्यादा होता है, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक जो है ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जबकि क्वांटम फिज़िक्स उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जिनका साइज़, जिनका मास बहुत कम होता है, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली 1927 में हमारे पास साइंटिस्ट हैं वर्नर हाइजेनबर्ग। उन्होंने प्रपोज किया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, जो इसका मेन प्रिंसिपल है, दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। कि आपके पास जो लाइट है उसकी हमेशा ड्यूअल नेचर होती है, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड लाइक अ वेव। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टन मीन यू आर नॉट क्लियर, यू हैव एम्बिग्विटी, यू हैव सम डाउट, मीन नो एग्जैक्टनेस, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ शकूक व शुबहात हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं हो सकती। जैसे 2 है तो 2 इज़ इक्वल टू 2, लेकिन अगर आपके पास 2.345679 सो ऑन है तो अब आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं हैं, बल्कि आपके पास कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट है और कुछ एम्बिग्विटी है। तो उसको हम कहेंगे वी आर नॉट सर्टन अबाउट दैट, इट्स मीन वी आर अनसर्टन। तो हमने यहाँ पे देखना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये हमें दिया 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने। अब इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है?
इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इन्होंने कहा कि आपके पास द फर्स्ट वन इज़ पोजीशन एंड द सेकंड वन इज़ मोमेंटम, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये लागू होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज़ जो है या जिनका मास जो है वो बहुत कम होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो पोजीशन और मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का, अब वो पार्टिकल जिसका मास बहुत कम होगा, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसको आप 100% एक्यूरेसी या परफेक्शन के साथ मेजर नहीं कर सकते एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में या तो आप पोजीशन मेजर कर सकते हैं या मोमेंटम कर सकते हैं। तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड नंबर वन साइमल्टेनियसली, एंड नंबर टू आपके पास है विथ परफेक्ट एक्यूरेसी, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये इम्पॉसिबल है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम आप एट अ टाइम साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखें, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर रहती है। तो हर दफ़ा वो जो अनसर्टेनिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दो तरह की आपने अनसर्टेनिटीज़ पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो जो अनसर्टेनिटी है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हो। समटाइम जो आपके पास ये अनसर्टेनिटी है ये आती कहाँ से है? बेसिकली जो अनसर्टेनिटी है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। अब जो फंडामेंटल अनसर्टेनिटी है, इस जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में ट्रक हो गया, बस हो गई, आप खुद ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप फंडामेंटल अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर आप बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आप इस अनसर्टेनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब इसमें दो तरह की इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। एक है हमारे पास पोजीशन, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो दो तरह की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास आते हैं। द फर्स्ट वन इज पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, यानी कि एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं हो सकते एग्जैक्टली। नंबर टू आपके पास ये है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, जिस तरह से आप पोजीशन मोमेंटम को एक ही वक्त में मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह से आप एनर्जी और टाइम को भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। अब पोजीशन मोमेंटम में हमें उसी तरह से कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब वही कि एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही वक्त में आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों मेजर नहीं कर सकते विद ग्रेट एक्यूरेसी, विद परफेक्ट एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट अ सेम टाइम विद परफेक्ट एक्यूरेसी। तो दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। तो अब आप सपोज कर लें कि आप मेजर करना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और नंबर टू उसके मोमेंटम को।
अब अगर आपने मेजर करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो एज्यूम कर लें कि आपके पास एक फोटोन है, वो जाके स्ट्राइक करता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब वो स्ट्राइक करेगा तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा, डेफिनेटली इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट में हमने पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब कितनी पोजीशन चेंज होगी ये डिपेंड करता है इस फोटोन की वेवलेंथ के ऊपर। जितनी कम वेवलेंथ का फोटोन आप यूज़ करेंगे उतनी कम इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ यूज़ करेंगे उतना जो है वो आपके पास इसके अनसर्टेनिटी पोजीशन की ज़्यादा होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो चेंज आएगा वो पोजीशन में वो उतना ही आएगा जितनी कि इसकी वेवलेंथ होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि 100% इक्वल टू इसके नहीं आएगा बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इट्स वेवलेंथ होगा। तो दिस इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो फिर से देख लें कि अगर आपका एक फोटोन स्ट्राइक करता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ये चेंज कर देगा इस पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की विद इन इट्स ओन वेवलेंथ। अब विद इन इट्स ओन वेवलेंथ का मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा होगी तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास वेवलेंथ कम होगी तो जो अनसर्टेनिटी है वो भी कम होगी। यानी कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना एग्जैक्टली आप उसको मेजर कर सकेंगे। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना आप उसको सर्टन होके मेजर नहीं कर सकते, उतनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी एम्बिग्विटी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है दिस इज़ बेसिकली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब आपको पता है मोमेंटम ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है, P इज़ इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, अब जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होगी मोमेंटम ऑफ द फोटोन के। जिस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो इक्वल थी वो इस वेवलेंथ के इक्वल थी, इसी तरह से जब आप ये जो फोटोन है इसके साथ जाके स्ट्राइक करेगा, जिस इस फोटोन का जो आपके पास मोमेंटम है वो H ओवर लैम्डा है, तो इसकी जो अनसर्टेनिटी आएगी इन इट्स मोमेंटम वो इक्वल होगी मोमेंटम ऑफ फोटोन के। जितना आपके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आप मोमेंटम ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा उतनी आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो बेसिकली कम होगी। तो अब इस तरह से हमारे पास इक्वल है ये अप्रोक्सीमेटली H ओवर लैम्डा के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगा दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डॉट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा इंटू H ओवर लैम्डा। ये लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की है वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and uncertainty in momentum at the same time will be approximately equals to Planck's constant। यानी कि कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है, अगर इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को प्रोडक्ट लेंगे तो तकरीबन प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल आएगी। दिस इज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम।
इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है दैट इज एनर्जी एंड टाइम। अब अगर एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी देखें तो उसी तरह से आपके पास इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ एनर्जी एंड टाइम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, तो अब इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो ये अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन आपके पास हो जाएगी द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन measured amount of energy and the interval of time during which it is measured is approximately equal to Planck's constant। अब इसका मतलब ये है कि आप exactly energy of a particle cannot be measured exactly in a given time। ठीक है, तो अब अगर आप इसकी ज़्यादा केयरफुल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो वो तकरीबन आपके पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन एच कट। अब एच कट किसके इक्वल है? इसी तरह से डेल्टा ई यानी कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड इन टाइम, ये इसके इक्वल आता है। यानी कि इस केस में अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो इस केस में ये एच कट से ज़्यादा आएगा। एच कट का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड कर दें 2 पाई के साथ, तो ये एच कट की वैल्यू आ जाती है। और एच कट एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और इसी तरह से 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो दिस इज एच कट। तो पहले केस में आंसर हमेशा एच कट से बड़ा आएगा, दूसरे केस में एच कट के इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा भी आ सकता है। तो अब अगर आप प्रूव करना चाहें कि ये आपके पास कैसे आया तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच। अब पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, तो एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है डेल्टा एक्स और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी और टाइम डेल्टा टी आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ द लाइट। और पी किसके इक्वल है? डेल्टा पी। अब डेल्टा पी इज इक्वल टू है डेल्टा एम इंटू सी, तो ये हम डेल्टा एम इंटू सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एम इंटू एक सी ये है एक सी ये है, सी स्क्वेयर। तो ये डेल्टा एम सी स्क्वेयर इक्वल है डेल्टा ई के इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन measured value of energy in given interval of time is approximately equals to Planck's constant. This is uncertainty in energy and time. This is all about uncertainty principle। तो अब जो वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग था उसको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में 1932 में फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेस रखी थी वो बेसिकली हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसने रखी थी। तो विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़। इसमें आपको कोई मसला हो कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें हमने देखा क्या कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। इसकी 2 फॉर्म्स हमने देखी। द फर्स्ट वन इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम एंड द सेकंड वन इज़ एनर्जी एंड टाइम। कि आप एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम को भी एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते और एक ही वक्त में आप एनर्जी को भी और टाइम को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप अगर आप मेजर करते हैं तो आपके पास एक्यूरेसी नहीं आएगी। और कितनी अनसर्टेनिटी आती है वो ये है कि अगर उन दोनों अनसर्टेनिटीज़ का प्रोडक्ट लें तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है प्लैंक्स कांस्टेंट के। अगर एग्जैक्ट हम मेजरमेंट्स देखें तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम है वो ग्रेटर देन आता है एच कट के, और एच कट हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसी तरह से अगर आप एनर्जी और टाइम का देखें तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच कट आता है। एच कट की वैल्यू
हमने फाइंड आउट की प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आप 2 पाई करें तो आपके पास h कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।